हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज मैं कक्षा 11वीं वाले विद्यार्थियों को लेखा शास्त्र के अध्याय 10 को बताने वाला हूं। तो लेखा शास्त्र के अध्याय 10 के 10.5 को देख लेते हैं। मूल्यह्रास की राशि को निर्धारित करने वाले तत्व। ये मूल्यह्रास क्या होता है? मूल्यह्रास का मतलब होता है कमी। ठीक है, कमी कैसे? जैसे किसी प्रोडक्ट को खरीदने आप जा रहे हो और वो प्रोडक्ट का जो मार्केट प्राइस है कुछ दिन पहले 1000 था और मूल्यह्रास मतलब घट के अब कितना हो गया? हो सकता है वो प्रोडक्ट अब बिक नहीं रहा है, इसलिए उसके रेट में क्या हो गया? कमी आ गया। तो 10% की कमी कर देने से वो 900 रुपये का हो गया। तो ये क्या कहलाता है? मूल्यह्रास। और मूल्यह्रास होने पर घाटा किसे होगा? लेने वाले को तो फायदा है, लेकिन बेचने वाले को घाटा होता है। तो मूल्यह्रास की राशि को निर्धारित करने वाले तत्वों को देख लेते हैं। तो देखो कौन कौन से तत्व है। पहला है संपत्ति की लागत मूल्य, दूसरा है मरम्मत व्यय, तीसरा है संपत्ति पर किए जाने वाले पूंजीगत व्यय, चौथा है संपत्ति का जीवन काल, पांचवा है अवशेष मूल्य, छठवा है कंपनी अधिनियम का पालन करना, सातवां है परिस्थितियों का ध्यान, और इसके बाद आठवां देखो नए आविष्कारों का अनुमान, और नौवां है संपत्ति के विनियोग पर मिलने वाला ब्याज। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहले पॉइंट को देखेंगे। तो देखो पहला पॉइंट क्या है? संपत्ति का लागत मूल्य। संपत्ति का लागत मूल्य क्या होता है? देखो संपत्ति का लागत मूल्य का मतलब होता है, मैं आपको ऐसे ही थोड़ा सा बता देता हूँ ना। जैसे कोई कंपनी है, कंपनी जो है प्रोडक्ट बनाता है, तो प्रोडक्ट बनाने में जितना मतलब देखो प्रोडक्ट बनाने में मतलब वो सामान जो है उसको खरीद कर लाएगा, है ना। खरीद के लाने के बाद क्या होता है? मजदूरों के माध्यम से बनवाया जाता है। तो खरीद के लाने का पैसा जुड़ता है कि कितने में खरीद के लाया गया है। फिर मजदूरों के द्वारा काम हो रहा है, तो मजदूरों के द्वारा मशीन भी काम कर रहा है, तो मशीन का भी पैसा जुड़ेगा कि हाँ इतना इतना खर्चा मशीन के द्वारा किए गए कामों में आया, जैसे बिजली बिल बाकी चीज़, तो वो सब जुड़ेगा। उसके बाद वो प्रोडक्ट बन के तैयार होगा। तैयार होने के बाद जो प्रोडक्ट है उसके जो गाड़ी का भाड़ा है ना, जैसे गाड़ी भी है तो गाड़ी के माध्यम से उसे पहुंचाया जाता है, तो वहां तक पहुंचने पर जितना पैसा लगता है ये सब क्या कहलाता है? लागत मूल्य कहलाता है। लागत मूल्य आपको समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे लागत मूल्य के बारे में बताया। लागत मूल्य मतलब क्रय, खरीदने वाला, जैसे मैंने अभी आपको बताया। फिर परिवहन, देखो परिवहन है ना, गाड़ी उड़ी के बारे में भी बताया, परिवहन से संबंधित है। और स्थापना व्यय, जहाँ तक ले जाना है वहाँ तक की भी बात यहाँ पे किया गया है। तो ये सब क्या कहलाता है? संपत्ति का लागत मूल्य कहलाता है। दूसरा है मरम्मत व्यय। मरम्मत व्यय क्या होता है? जब तक मशीन चलेगी तब तक का अनुमानित मरम्मत व्यय का अनुमान पहले से कर लिया जाना चाहिए। इससे ह्रास की गणना में सहूलियत होती है। सही बात है, इन्होंने भी सही कहा। जैसे कि कोई मशीन खरीद के लाते हैं, जैसे धान वाला है ना, धान हार्वेस्टर है ना, थ्रेसर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है? 3 साल 4 साल 5 साल चलता है। चलने के बाद आपको पता है कि उसमें कुछ कमियां आ जाती है, जैसे उसके बोल्ट वोल्ट का ढीला हो जाते हैं या टूट जाते हैं, तो उसको फिर मरम्मत करने के लिए जाया जाता है। तो यही है मरम्मत व्यय। और जो खर्चा आता है उसका पहले अनुमान लगा लिया जाता है कितना खर्चा आएगा। गाड़ी का जैसे सर्विसिंग कराते हो तो कितने चलने के बाद कितना रुपया आपके गाड़ी के सर्विसिंग में लगेगा, है ना। 500 से 600 रुपया महीने का लग जाता है। किसी किसी का 15 दिन में लगता है, किसी किसी का हर हफ्ते सर्विसिंग होते रहता है, वो चलने के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये वही है मरम्मत व्यय। इसके बाद देखो संपत्ति पर किए जाने वाले पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय तो देखो व्यवसाय की कुछ मशीनें इस प्रकार की होती है जिन पर मरम्मत के अतिरिक्त कई पूंजीगत खर्च भी करने पड़ते हैं। ऐसे मशीनों का ह्रास निकालते समय इन व्ययों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब भाई गाड़ी जब खरीदते हो तो गाड़ी पहले से खराब है तो मरम्मत कराओगे। आप सोच के गाड़ी को आप ये सोच के खरीदे हो कि गाड़ी में सिर्फ सर्विसिंग कराना, बाकी चीज़ ठीक है, लेकिन गाड़ी वाला जो है वो गाड़ी को ख़राब स्थिति में बेच दिया है, हो सकता है इंजन का काम मांग रहा है। तो यही चीज़ ये बताना चाह रहा है कि संपत्ति पर किए जाने वाले पूंजीगत व्यय। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद देखो संपत्ति का जीवन काल। अब एक बाइक या कार को ले लेते हैं ना, कार ज़्यादा अच्छा रहेगा। सरकार के द्वारा 16 साल के लिए, ठीक है, कोई भी गाड़ी हो 16 साल तक ही चलेगा। 16 साल से ज़्यादा आप नहीं चला सकते, उसके बाद आपको उसको कबाड़ के भाव में बेचना है। तो ये क्या कहलाता है? जीवन काल। 16 साल के बाद गाड़ी ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाता है। ठीक है, सरकार ने ये बात पहले ही यहाँ पे कह दिया है कि गाड़ी जो 16 साल से ज़्यादा नहीं चल सकता है।
ठीक है। तो इसीलिए गाड़ी की जो वैलिडिटी होती है, जीवन काल कितना होता है, 16 साल का। ठीक है, जैसे कि हम इंसान हैं तो इंसानों का जीवन काल कितने का मानते हैं, 100 साल का। हालांकि अब वर्तमान में 100 साल का नहीं है, 60 से 70 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 80 साल, उससे ज़्यादा नहीं जीते हैं अब लोग। ठीक, तो ये जीवन काल कहलाता है। ये समझ में आ गया जीवन काल। इसके बाद अवशेष मूल्य, ह्रास निकालने की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किसी भी संपत्ति के औक्षण्य की रकम निश्चित करने के लिए उस संपत्ति के अवशेष मूल्य को ध्यान में रखना चाहिए। अवशेष मूल्य वह मूल्य जो संपत्ति के बेकार होने के परिणाम स्वरूप उसे बेचने से प्राप्त होता है। जैसे गाड़ी कबाड़ हो गया, कबाड़ होने के बाद आप उसे बेच दोगे तो ये क्या कहलाएगा, अवशेष मूल्य, है ना। अवशेष, अब अवशेष ये में समझना कि भाई इंसान जो है मर गया है, मरने के बाद उसकी बॉडी है, तो ये हालांकि ये अवशेष है, लेकिन यहाँ पे अवशेष मूल्य की बात कर रहे हैं ना। तो मूल्य, तो जिससे पैसा मिल सकता है वो मूल्य कहला जाता है। जैसे गाड़ी जो है 16 साल चलने के बाद कबाड़ के भाव में जाएगा, मतलब गाड़ी पूरी तरह से खराब है समझो, तो वो क्या होगा, अवशेष हो गया। ठीक, आगे देखो छठवां, कंपनी अधिनियम का पालन करना। अब ये कंपनी अधिनियम का पालन करना, अब इसके लिए सरकार ने अधिनियम बनाया है जो 1956 में लागू हुआ था। धारा 205 और 350 का पालन करते हुए व्यापारी को ह्रास की रकम निश्चित करते समय करना आवश्यक होता है। ये कोई बड़ी बात नहीं, ये नियम है जो सरकार के द्वारा बनाया गया, इसको मानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे देखो, परिस्थितियों का ध्यान, संपत्ति की आंतरिक एवं बाह्य परिस्थितियों में भी परिवर्तन होता रहता है। व्यापार की परिस्थितियों के कारण भी संपत्ति पर कम या अधिक बोझ पड़ता है। संपत्ति का कितने समय प्रयोग होगा तथा वह कितने समय बेकार रहेगी, ह्रास की रकम निश्चित करते समय इसका ध्यान रखना चाहिए। इसका अच्छा उदाहरण अगर लिया जाए ना, थ्रेसर और हार्वेस्टर है। हमेशा इसका उपयोग नहीं होता है। जब धान की फसल आता है, गेहूं का फसल आता है ना, फसल आता है तभी इनका उपयोग होता है। उसके बाद ये बाकी 4 महीने 6 महीना खड़ा रहता है। तो यही चीज़ ये बताना चाह रहे हैं कि परिस्थितियों का ध्यान, मतलब कब तक इसका उपयोग होता है, कब तक ये बेकार रहता है, ये चीज़ कहना चाह रहे हैं। समझ में आ गया। इसके बाद देखो 8वां, नए आविष्कारों का अनुमान, ह्रास की रकम तय करने के समय प्रत्येक व्यापारी भविष्य में होने वाले नए आविष्कारों का अनुमान भी लगा लेता है। उसे यह भी सोच लेना चाहिए कि कब किस परिस्थितियों में नए आविष्कारों के कारण उसकी मशीन बेकार हो जाएगी। इसमें यह कठिनाई अवश्य होती है कि वह आविष्कार का सही अनुमान नहीं कर सकता। अब ये कहें कि जैसे कि पहले क्या होता था, जैसे धान के फसल को मिजाई करते थे ना, तो बेलन से किया जाता था ना, बेलन से। उसके बाद धीरे धीरे ट्रैक्टर आया, ट्रैक्टर के बाद थ्रेसर आया। तो यही है, भविष्य में क्या क्या चीज़ें आ सकती है उसका अनुमान लगाना होता है, और लगाने के बाद उन चीज़ों को बनाया जाता है। तो इंजीनियर टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है। तो ये यही कहना चाह रहा है कि नए आविष्कारों का अनुमान। इसके बाद और कुछ नया आ सकता है। ठीक है, जैसे अभी हार्वेस्टर है हमारे यहाँ, तो अभी थ्रेसर ही चलता है, थ्रेसर के बाद हार्वेस्टर आएगा, हार्वेस्टर के बाद हो सकता है और कम समय बचाने के लिए और कोई नया चीज़ आ जाए, है ना। तो ये क्या है, नए आविष्कारों का अनुमान लगाना। इसके बाद देखो 9वां, संपत्ति के विनियोग पर मिलने वाला ब्याज, पूंजी का वह भाग जिसे संपत्ति खरीदने में लगाया गया उसे कहीं और विनियोजित किया जाता तो निश्चित ही इस विनियोजन से ब्याज प्राप्त होता है। अतः प्रतिवर्ष संपत्ति के मूल्य में ब्याज जोड़कर मूल्यह्रास की गणना की जाती है। तो ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है। चलो आगे देखो। इसके बाद यहाँ पे देखो मूल्य 10.6, मूल्यह्रास एवं अप्रचलन में अंतर। ठीक है, मूल्यह्रास को तो जानते हैं, लेकिन ये अप्रचलन क्या है। अप्रचलन देखो, प्रचलन और अप्रचलन, प्रचलन मतलब चलने वाला चीज़, अप्रचलन मतलब जो चलता ही नहीं है ना, उसे हम अप्रचलन कहते हैं। मूल्यह्रास आपको पता है किसी चीज़ के किसी प्रोडक्ट के वैल्यू में कमी आ जाना है ना, मतलब रुपये में कमी आ जाना, ये मूल्यह्रास कहलाता है। तो देखो अंतर कारण के हिसाब से बताया गया है। पहला कारण के हिसाब से देखते हैं तो मूल्यह्रास स्थायी संपत्ति के निरंतर उपयोग, दुर्घटना, समय आदि के कारण उत्पन्न होता है, जबकि अप्रचलन क्या होता है, नवीन आविष्कारों के आने से प्रचलन उत्पन्न होता है ना। नवीन आविष्कार अगर आ रहा है तो क्या होगा भाई, जो पुराना प्रोडक्ट है वो बंद होके नया प्रोडक्ट आ जाता है ना। तो यही बता रहा है अप्रचलन, मतलब पुराना जो है बंद हो जाएगा तो नया आ जाएगा, नए का प्रचलन चालू हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। इसके बाद देखो दूसरा, निश्चितता।
इससे संपत्ति के मूल्य में कमी निश्चित है। जबकि अप्रचलन में क्या होता है, इसमें संपत्ति के मूल्य में कमी अनिश्चित होती है। ठीक है, इसमें निश्चित, इसमें अनिश्चित। तीसरा देखो लेखा, इसका लेखा लाभ हानि खाते में किया जाता है, जबकि अप्रचलन का इसकी कमी को पूंजीगत या अस्थगित व्यय माना जा सकता है। फिर देखो चौथा, स्वभाव। इसमें संपत्ति की उत्पादन शक्ति में धीरे धीरे कमी आती है, जबकि अप्रचलन में क्या होता है, अप्रचलन से संपत्ति के मूल्य में एकदम कमी आती है। निष्कर्ष देखो, मूल्य ह्रास में अप्रचलन शामिल हो सकता है, जबकि अप्रचलन में मूल्य ह्रास को शामिल नहीं किया जा सकता है। तो ये कुछ अंतर थे, ठीक है, जो मूल्य ह्रास और अप्रचलन से संबंधित है। चलो आगे देखो। अब देखो यहाँ पे मूल्य ह्रास एवं उच्चावन में अंतर। उच्चावन मतलब क्या होगा, किसी चीज़ के प्रोडक्ट में वृद्धि, मतलब पैसे में अगर वृद्धि हो रहा है या कोई चीज़ बढ़ रहा है, मतलब वो क्या कहलाएगा, उच्चावन कहलाएगा ना। तो चलो देखते हैं इसको भी। तो देखो यहाँ भी कुछ बताया हुआ है, कारण के हिसाब से बताया गया है ना। निरंतर उपयोग, समय आदि कारणों से संपत्ति के मूल्य में होने वाली क्रमिक व स्थायी कमी मूल्य ह्रास है। जबकि उच्चावन क्या होता है, बाजार में संपत्तियों के मूल्य परिवर्तन के कारण यह कमी होती है। ठीक है, मूल्य परिवर्तन के कारण होती है, यह उच्चावन कहलाता है। निश्चितता, मूल्य ह्रास से संपत्तियों के मूल्य में होने वाली कमी निश्चित होती है, जबकि उच्चावन में क्या होता है, उच्चावन में मूल्य ह्रास में होने वाली कमी अनिश्चित होती है। लेखा, मूल्य ह्रास का लेखा लाभ हानि खाते में किया जाता है, जबकि उच्चावन इस प्रकार की कमी का लेखा नहीं किया जाता है। उच्चावन मतलब ऊपर नीचे होना ना। स्वभाव, इसमें संपत्ति की उत्पादन शक्ति धीरे धीरे कमी होती है, जबकि उच्चावन में क्या होता है, इसमें संपत्ति के मूल्य में अस्थायी स्वरूप से कमी आती है। निष्कर्ष, मूल्य ह्रास में अप्रचलन व उच्चावन शामिल हो सकता है, जबकि उच्चावन ह्रास में अप्रचलन को शामिल नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके से ये भी अंतर कंप्लीट होता है ना। अब आगे देखो 10.8 को। 10.8 जो है, अप्रचलन एवं गत प्रयोग में अंतर। तो अप्रचलन और गत प्रयोग क्या है, देखो कारण के हिसाब से यहाँ पे बताया है। तो नई संपत्ति के आविष्कारों के कारण पुरानी संपत्ति का अप्रचलन हो जाता है, ये तो स्वाभाविक बात है ना, ऐसा होता ही है। गत प्रयोग, समय के व्यतीत होने से पट्टे पर ली गई संपत्ति, ठेका आदि का मूल्य कम हो जाता है। दूसरा है प्रतिस्थापन। अप्रचलन में नई मशीनों की प्रतिस्थापना की जाती है। इसमें गत प्रयोग में क्या है, इसमें पुरानी मशीनों के पुराने मॉडलों से भी काम लिया जा सकता है। तीसरा है कार्यक्षमता। इसमें पुरानी मशीनें घिस जाती है तथा उनकी कार्यक्षमता कम हो जाती है। इसमें मशीनों के प्रयोग न करने पर भी मूल्य में समय व्यतीत होने से कमी आ जाती है और कार्यक्षमता यथावत रह जाती है ना। इसके बाद देखो निश्चितता। अप्रचलन में अनिश्चितता रहती है, जबकि इसमें क्या होगा, गत प्रयोग से मूल्य में कमी निश्चित है। अब देखो 10.9 को। 10.9 में क्या है, मूल्य ह्रास ज्ञात करने की पद्धति। एक है स्थायी किस्त पद्धति है, घटती शेष पद्धति है, वार्षिक वृद्धि पद्धति है, ह्रास कोष पद्धति है, बीमा पॉलिसी पद्धति है, वार्षिक मूल्यांकन पद्धति दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा और भी है, जैसे कि 7वां देखो, ह्रास मरम्मत नवीनीकरण के लिए एक रकम निकालने वाली पद्धति, प्रयोग या मिलों वाली पद्धति, कार्यक्षमता या घंटा प्रणाली। 10वां है गोलाकार पद्धति। ठीक, तो चलो देखते हैं, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, उसको पहले ए टॉपिक देखो। क्या भूमि पर ह्रास लगाया जाता है, तो इसका कारण क्या होगा, तो देखो पढ़ने के बाद पता चलेगा ना। भूमि का जीवन भूमि का जीवन अनंत होता है ना, भूमि का जीवन अनंत होता है और इस आधार पर ह्रास का प्रबंध साधारण नहीं किया जाता है। किंतु यदि भूमि ऐसी है जिसका उपयोग जीवन सीमित है, तो इस पर ह्रास का प्रबंध किया जाता है, जैसे पट्टे पर ली गई भूमि आदि। देखो
क्या ह्रास एक व्यापारिक खर्च या प्रभार है? ह्रास मशीनों से ली गई सेवा का प्रतिफल है। अन्य व्ययों की तरह ह्रास से भी व्यापार का लाभ प्रभावित होता है। तीसरा है, व्यापार में लाभ हो या हानि, प्रत्येक दशा में जिस प्रकार नौकर की सेवाओं के बदले वेतन देना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार लाभ अथवा हानि होने पर मशीन की सेवाओं के बदले भी ह्रास का आयोजन करना आवश्यक है। चौथा, पर्याप्त लाभ न होने पर भी ह्रास की व्यवस्था आवश्यक है। पांचवा है, ह्रास व्यापार के लाभ के विरुद्ध एक स्व प्रेरणा से दिया हुआ दान नहीं है, वरन यह व्यापार का एक खर्च या प्रभार है। इसके बाद थोड़ा सा टॉपिक और है। उक्त तथ्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि ह्रास व्यापार का एक आवश्यक खर्च है। यह व्यापार में लाभ हो या हानि, इनका आयोजन अवश्य करना चाहिए। तो इस तरीके से आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी जो टॉपिक बचा है उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।